जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम CT03 मेंस पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर आपने अभी दिया। पेपर के लेवल की अगर आप बात करेंगे तो जो एक्चुअल में जो अभी जो NTA के जो जेई मेंस आ रहे हैं उससे तो अच्छा लेवल था। NTA के जेई मेंस तो बिल्कुल हलवा आते हैं, बिल्कुल आसान आते हैं। थोड़ा सा लेवल उससे अच्छा है, बट NTA के पेपर से आप बोल सकते हैं भी 40% पेपर का लेवल ठीक था। और पर सवाल ऐसे नहीं थे बहुत ज़्यादा टफ थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो आपने नोट्स में चीज़ें देखी हुई होगी, जो बेसिक सवाल आते हैं उसी तरीके के सवाल हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, कुछ कुछ सवाल थोड़े कैलकुलेटिव रखे गए हैं और कुछ कुछ क्रिएटिव थिंकिंग वाले भी हैं। पर पेपर की अगर आप लेवल की बात करें तो लेवल अच्छा था, मतलब पेपर अच्छी कैटेगरी में है, आपके पास सोचने वाला था थोड़ा सा, मतलब एक एवरेज बच्चे के लिए वो एक चैलेंज की तरह था। तो ये बच्चों वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में है कि ये यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, ऐसे एक ट्रायंगुलर प्लेट बनाई है आपने ऐसे, ठीक है, और ऐसी ट्रायंगुलर प्लेट है। आपको क्या बोला गया कि इसकी ये वाली साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल इसकी तीनों साइड्स बराबर है आपके पास में। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट का नाम हो गया कुछ ए, इसका नाम हो गया कुछ बी और इसका नाम हो गया सी। ये इस वाले पॉइंट के अबाउट हिंज है। सवाल में क्या बोला गया, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ABC ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों, आई है। और can rotate freely in the vertical plane about point A as shown in the figure. The plate is released from the position shown. The line AB is horizontal. ये वाला लाइन इस टाइम पे horizontal है। तो आपसे सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन कितना है वो पूछा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए सेंटर जो mg लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, यूनिफॉर्म प्लेट है तो mg यहाँ पे इसके बिल्कुल मिड से पास हो रहा होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, mg यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप टॉर्क देखेंगे इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क कितना आएगा आपके पास, mg मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में a/2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं हम। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू जो निकल के दैट इज mga डिवाइड बाय 2i, ये अल्फा आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन चाहिए। सेंटर ऑफ मास की दूरी चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस है, इसका नाम कुछ p बोल दीजिए। तो AP की वैल्यू निकालनी है हमें, बिकॉज हमें पता है जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई AP, ये जो डिस्टेंस AP है। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस होगी आपके पास यहाँ पे ऐसे अगर आप ज्वाइन करेंगे, सेंट्रोइड हो गया ना, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो पूरी डिस्टेंस बन जाएगी आपके पास में A cos 30 कितना हो गया, A√3/2। और ये जो सेंट्रोइड होता है वो इसको 1:2 में डिवाइड करता है। तो अगर आप AP की बात करेंगे तो AP 2 डिवाइड बाय 3, ये 1:2 में डिवाइड करता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, A√3/2। इसने इसको मार दिया तो जवाब आ गया A/√3। जो AP आ गया आपके पास इट इज A/√3। अब सवाल में कुछ बचा ही, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करेंगे, डिस्टेंस कितनी है A/√3, क्लियर। तो एक्सप्रेशन कितना आ गया, mga² डिवाइड बाय 2√3i, mga² डिवाइड बाय 2√3i। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया, क्लियर। अब बच्चों चलते हैं सेकंड सवाल के अंदर। ये आसान था, मतलब देखिए रोटेशन वैसे टफ लगता है, पर अगर आप रोटेशन के बेसिक सवाल भी अगर आप देख के चले जाए तो उनसे काफी हद तक रोटेशन वाले सवाल हो जाएंगे आपसे। सेकंड सवाल भी आपके इसमें रोटेशन का है। उसमें क्या बोला गया, ए सॉलिड स्फीयर, ऐसे रखा गया एक सॉलिड स्फीयर को, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक प्लैंक रखा गया है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सवाल में क्या बोला गया, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r, इसका जो मास m है रेडियस r है और ये सॉलिड स्फीयर है आपके पास, जेंटली रखा गया कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। ये कन्वेयर बेल्ट है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको, म्यू कितना है आपके पास, म्यू है 2/7। अब क्या बोलते, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिफोर इट स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब होगा क्या, एक्चुअली इनिशियली इसको रेस्ट पे रखा गया, पर ये कन्वेयर बेल्ट तो v से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप फ्रिक्शन देखेंगे तो किस तरफ रहेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन रहेगा। कितना रहेगा, म्यू mg। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अगर आपको फ्रिक्शन डायरेक्शन देखनी है तो आप इसके ऊपर बैठ जाइए कन्वेयर बेल्ट पे। अगर आप कन्वेयर बैठेंगे सॉलिड स्फीयर पीछे तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब फ्रिक्शन किस तरफ रहेगा, आगे की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात, फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रिक्शन आपके पास में आगे तरफ है। और फोर्स जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। अगर इस वाले फ्रेम में फ्रिक्शन इस तरफ लगता हुआ दिखाई दे, हर एक फ्रेम में ऐसा ही दिखाई देगा आपको फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होगा वो क्या लिखेंगे आप, दैट इज म्यू mg डिवाइड बाय m। कितना आ जाएगा, म्यू जी इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। ट्रांसलेशन मोशन की बात चल रही है ये। तो अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ये u प्लस at ये वेलोसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर अगर आप बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क कितना है, दैट इज म्यू mgr इज इक्वल टू i अल्फा, i होता है 2/5 mr²।
तो यहाँ पे ये m ने m को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों म्यू की वैल्यू कितने 2/7, दिस इज 2/7g, म्यू की वैल्यू लिखिए ये डिवाइड बाय 2/5r, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 ने इस 2 को मार दिया बच्चों, तो ये बन गया 5/7g, और एक नीचे यहाँ पे आ रहा है g/r, दिस बिकम g/r, ठीक है। अब मुझे पता है अगर प्योर रोलिंग की अगर आप बात करेंगे तो देखिए इसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और ओमेगा भी ऐसा ही है, सही। अगर टॉर्क ऐसा तो ऐसे ही घुमाएगा आपके पास में, तो आप क्या लिखेंगे इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है इट इज v प्लस ओमेगा r, इस वाले की v माइनस ओमेगा r नहीं है बच्चों, वेलोसिटी भी ऐसे ओमेगा भी ऐसे, तो ट्रांसलेशन की वजह से भी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी और रोटेशन की वजह से भी इधर ओमेगा r आएगा, v प्लस ओमेगा r इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, दिस इज बिकम ये वाली वेलोसिटी दैट इज v नॉट, इसको कुछ v नॉट बोल दीजिए आप, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अल्फा पता है तो ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये रोटेशन की इक्वेशन चल रही है। ओमेगा इनिशियल 0 था, दैट इज अल्फा टी, अगर आप देखें दैट इज 5/7 g/r मल्टीप्लाई टी, वैल्यू पुट कर दीजिए, v की वैल्यू आ गई दैट इज म्यू gt, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 2/7 gt, तो ये बन गया 2/7 gt, ओमेगा r की वैल्यू बन गई आपके पास 5/7 gt इज इक्वल टू v नॉट, तो यहां से अगर t की वैल्यू दैट इज v नॉट बाय g, क्लियर है, v नॉट बाय g। इतने टाइम बाद में प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, पर आपसे टाइम नहीं पूछा, सिर्फ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो अगर आप डिस्टेंस देखेंगे सेंटर ऑफ मास दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a की वैल्यू कितनी है एक्सीलरेशन यहाँ पे दैट इज म्यू जी, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय g, म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं 2/7, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, तो आंसर आ गया v नॉट स्क्वायर बाय 7, यहाँ पे g स्क्वायर आएगा, v नॉट स्क्वायर बाय 7g, क्लियर। तो आप कैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, ठीक। तो सेकंड वाला सवाल अच्छा था, पर ये सब रोटेशन के बेसिक सवाल हैं आपके पास में, अगर आप बेसिक रोटेशन क्लियर है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स क्लियर है, तो ये सब सवाल आप कर पाएंगे। बच्चों अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे हैं, ये आपके पास से वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल है। इसमें क्या बोला गया कि इसको एक कांस्टेंट फोर्स F नॉट से चलाया जा रहा है और काट के ऊपर ऐसे एक मिट्टी गिर रही है आपके पास में, यहाँ से ऐसे करके कुछ यहाँ पे ऐसे मिट्टी गिर रहा है ना, यहाँ पे ऐसे मिट्टी गिर रहा है, और इसका जो रेट है वो फिक्स है, म्यू kg/s, इस रेट से वो आपके पास में उसके ऊपर मिट्टी गिर रहा है। जैसे क्या बोले द फिगर शो द कार्ट मूव ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स F, द इनिशियल मास, इसका इनिशियल मास गिवन है आपको, वो कितना है आपके पास m नॉट है, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, और ये जो सैंड गिर रहा है, इस सैंड बस भी सिर्फ नीचे ऐसे गिर रहा है ना आपके पास में, इसकी कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आपसे कार्ट की वेलोसिटी पूछी गई है। तो आप देखिए अगर आप इस किसी इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे तो इस कार्ट की वेलोसिटी कुछ इस तरफ v होगी, तो ये जो सैंड आपको गिरती हुई दिखाई दे रही होगी, तो इसके रिलेटिव उसकी वेलोसिटी पीछे तरफ v नॉट होगी आपके पास, इसकी वेलोसिटी v है, तो इस जो सैंड गिर रहा है आपके पास, यहाँ पे सैंड गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ v होगी। तो अगर आप फोर्स देखेंगे नेट फोर्स, तो एक तो F एक्सटर्नल लग गया, वो वाला आ गया F नॉट, और एक इसकी वजह से कितना आएगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, कितना आ रहा है आपके पास दैट इज म्यू v, समझ में आ गया, ये आपके पास में F नेट हो गया, और ये किसके बराबर होगा m मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। पर इस वाली कार्ट का जो मास है वो भी टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, पहले था आपके पास में m नॉट, और हर एक सेकंड में म्यू मास और ऐड हो रहा है दैट इज म्यू t पर a, F नॉट माइनस म्यू v, ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a को लिख सकते हैं आप dv/dt, तो यहाँ बन गया F नॉट माइनस म्यू v इज इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू t मल्टीप्लाई dv/dt, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब आप क्या कीजिए टाइम वाले टर्म्स को एक साथ ले जाइए, dy मतलब और वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ ले आइए, तो यहाँ बन गया dv डिवाइड बाय F नॉट माइनस म्यू v इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय m नॉट प्लस म्यू t, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी थी 0 और कितना टाइम t पे वेलोसिटी है v, इसका इंटीग्रेशन बनेगा ln f नॉट माइनस म्यू v डिवाइड बाय म्यू और एक माइनस, इसका इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट कर पाएंगे इंटीग्रेशन, लिमिट लगानी 0 से लेके v। सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा इज ln m नॉट प्लस म्यू t डिवाइड बाय म्यू, लिमिट इसमें 0 से लेके t तक। अब इस म्यू ने इस म्यू को उड़ा दिया, वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे बन गया ln f नॉट माइनस म्यू v
और जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एफ नॉट बचेगा, एक माइनस आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज एल एन प्लस म्यू टी प्लस एम नॉट, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और अब दोनों तरफ एल एन है, दोनों तरफ हटा दीजिए, माइनस को अंदर लीजिए, तो ऐसा बचेगा एफ नॉट डिवाइड बाय एफ नॉट माइनस म्यू बी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइड बाय एम नॉट। क्या चाहता है? वेलोसिटी पूछना चाहता है, ये वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा बन जाएगा एफ नॉट, सही कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखें दैट इज एफ नॉट एम नॉट, इसको इधर ले गए, प्लस एफ नॉट म्यू टी माइनस म्यू वी एम नॉट माइनस म्यू स्क्वायर वी टी इज इक्वल टू एफ नॉट एम नॉट। क्लियर? कुछ कट रहा है, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बच्चों आपके पास में आ रहा है वो आ गया एफ नॉट म्यू टी डिवाइड बाय म्यू एम नॉट प्लस म्यू स्क्वायर टी। म्यू 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 साफ हो गया आपके पास, स्क्वायर है यहाँ पे, ये बन गया एफ नॉट टी डिवाइड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी, ऐसा वेलोसिटी बन गया। क्लियर? तो वेरिएबल मास सिस्टम थोड़ा मैथमेटिकल रहता है, आपको समझ में आना चाहिए। ये तो था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 था, क्लास में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? एक प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल है आपके पास में, एक को फेंका इधर u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे आपके पास? थीटा से, और एक को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया ऐसे 2u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे? 2 थीटा पे, और इसके रिस्पेक्ट में इसकी ट्रेजेक्टरी पूछ रहा है। द लोकस ऑफ सेकंड प्रोजेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके रिस्पेक्ट में। अब क्या करना, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो जब आप किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या करेंगे, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो नेट वेलोसिटी दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी, ये सेम का सेम, और इसकी वेलोसिटी उल्टा करके आपने ज्वाइन कर दिया, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इसका नाम ए, बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एक्सप्रेशन है आपके पास में। ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी देख रहे हैं तो कितना बन गया बच्चों? ये बन गया 2u cos 2 थीटा, और ये बन गया 2u sin 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे दैट इज u cos थीटा, और यहाँ बन जाएगा u sin थीटा। तो रिलेटिव ux कितना आ रहा है? 2u cos 2 थीटा माइनस u cos थीटा, और अगर आप uy देखेंगे तो ये बन गया 2u sin 2 थीटा माइनस u sin थीटा, और अगर आप x पोजीशन निकाल रहे हैं तो x हो जाएगा ux मल्टीप्लाई t, और y आपके पास में क्या आएगा बच्चों? y आएगा दैट इज uy मल्टीप्लाई t, यही बनेगा, बिकॉज a रिलेटिव तो 0 होगा, a रिलेटिव 0 होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन भी g है, इसका एक्सेलेरेशन भी g है, दोनों का नीचे की तरफ g है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे एक्सेलेरेशन 0 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज y डिवाइड बाय x, तो दोनों का आप डिवाइड मार दीजिए, uy यहाँ बन जाएगा 2 sin थीटा माइनस u sin थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा cos थीटा, u तो आएगा नहीं ना यहाँ पे, u तो उड़ जाएगा नीचे, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास में, दिस इज cos 2 थीटा, सॉरी 2u cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास में, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर? तो आपको पता है जब जो प्रोजेक्टाइल अगर आप फेंकते हैं तो दो रिलेटिव एक्सेलेरेशन आता है वो 0 आता है, बिकॉज दोनों का एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ g होता है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा एक्सेलेरेशन 0 आएगा। क्लियर? बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5 अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोला गया कि फ्रिक्शन फोर्स जो बीड और स्ट्रिंग के बीच में वो mg/4 है। यहाँ पे एक बीड है, इसके और स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज mg/4। इसका मतलब अगर आप बीड का एफबीडी बना रहे हो तो ऊपर की तरफ mg/4 लग रहा होगा फ्रिक्शन की वजह से, और नीचे की तरफ mg लग रहा है आपके पास। और अगर आप स्ट्रिंग पे देखेंगे तो स्ट्रिंग पे भी टेंशन नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, तो टेंशन कितना आ जाएगा? दैट इज mg/4। स्ट्रिंग पे भी टेंशन उतना लग रहा है ना, जो यहाँ इस पे, सॉरी स्ट्रिंग पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये इस वाले बीड पे ये जो रस्सी फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज mg/4, तो ये उस पे भी लग रहा होगा। तो एक रस्सी आपको, अगर बीड ना होता तो रस्सी आपको नीचे की तरफ खींचती हुई दिखाई देती t/4 से, टेंशन कितना, सॉरी mg/4 से, तो रस्सी में टेंशन कितना जाएगा? mg/4। अच्छा रस्सी में टेंशन mg/4, तो यहाँ पे भी mg/4, यहाँ पे भी mg/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? mg/2। क्लियर? इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा g/2। सही समझ में? ये mg ऊपर mg/2, नेट नीचे mg/2 है, तो एक्सेलेरेशन आ गया g/2। अच्छा इसका g/2 आया तो ये g/2 नीचे आएगा, तो रस्सी का ये वाला एंड ऊपर जाएगा किससे? g से, क्योंकि अगर इसका a होगा तो रस्सी के एंड का 2a होगा आपके पास।
अगर ये x नीचे आएगा तो यहाँ पे 2x रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये a एक्सेशन नीचे आया तो ये वाला एंड 2a से ऊपर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो रस्सी का ये वाला एंड है ये ऊपर जा रहा है किससे, g से। अब देखिए बीड किस एक्सेशन से नीचे आ रहा है, तो अगर आप बीड का एक्सेशन देखेंगे तो कितना बन जाएगा mg माइनस mg/4 डिवाइड बाय m, तो एक्सेशन कितना, दैट इज 3g/4। तो ये बीड नीचे आ रहा है इससे 3g/4 से, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है टोटल l। ये तो पूछा है कि ये बीड जो यहाँ पे थी वो यहाँ तक पहुंचने में या फिर पूरी रस्सी तक एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a रिलेटिव मल्टीप्लाई t स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस भी तो रिलेटिव डिस्टेंस लिया आपने, तो एक्सेशन भी रिलेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो l इज इक्वल टू हाफ, अब रिलेटिव एक्सेशन कितना बनेगा a रिलेटिव, तो ये बन गया g प्लस 3g/4। टोटल कितना बन गया बच्चों, दैट इज 7g/4। दिस बिकम 7g/4 मल्टीप्लाई t स्क्वायर। तो t की वैल्यू जो आपके पास में आएगी दैट इज 8l डिवाइड बाय 7g का रूट, ये टाइम है, दैट इज रूट ऑफ 8l डिवाइड बाय 7g। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगर हम बात करें 6 प्रॉब्लम की, तो 6 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, द वे W इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ थीटा है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इफ फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू ड्रैग अलोंग द प्लेन विच इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द लिफ्ट अप वर्टिकली, तो इस F की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, बिकॉज यही फोर्स लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए। इधर mg sin थीटा आ गया आपके पास और नीचे तरफ आ गया म्यू mg cos थीटा। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा ये वाला फोर्स आपके पास में क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए एज कंपेयर टू mg। ये वाला फोर्स आपके पास में दिस F शुड बी स्मॉलर देन mg। तो आप देखिए दिस विल बिकम mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, दिस शुड बी स्मॉलर देन mg। अब ऐसे सोल्व कर लीजिए, ये उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, ये उड़ा दिए, तो आपके पास में क्या है sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, दैट शुड बी लेस देन 1। ऐसा बन गया आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू cos थीटा दैट शुड बी लेस देन 1 माइनस sin थीटा। अब यार ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ गया, tan थीटा बाय ये π/4 माइनस थीटा बाय 2 के टर्म में लेके आना ना इसको। तो अब इसको कैसे करें यार, इसको लिख देते हैं दैट इज म्यू इज लेस देन 1 को लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2। ऐसा सही है, मतलब हमने इसको, मैं चाहता हूँ थीटा बाय 2 की टर्म में लेके आना था, बिकॉज tan थीटा का एक्सप्रेशन थीटा बाय 2 में है। तो 1 को दिया sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 1 हो गया। ये sin 2 थीटा मान लिया, ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा, और डिवाइड बाय cos, इसको cos 2 थीटा मान, दैट इज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और सोल्व करते हैं। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो आप यहीं पे वैल्यूज पुट करके चेक कर लीजिए, तब भी आपको हिट कर जाएगा कौन सा आंसर सही होगा, नहीं तो भाई साहब आपको पूरा प्रोसीड करना पड़ेगा फिर इसको। तो यहाँ पे अब गणित आ गया सवाल में, फिजिक्स निकल गया। अब अगर हम देखें इसको तो क्या लिख दें, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, दैट इज a माइनस b लिख देते हैं हम इसको। दिस साइन थीटा बाय 2 माइनस कोस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे आपके पास से बन गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये तो हो गया x माइनस वाई, या फिर इसको ऐसे कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा, नहीं इसको यहाँ पे लिख cos थीटा बाय 2 माइनस इसको लिख साइन थीटा बाय 2। अब ठीक है, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको दो टर्म में लिख लीजिए, दैट इज a माइनस बी, और यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है? तो ये एक इससे कट जाएगा आपके पास, तो म्यू लेस देन आ गया बच्चों क्या, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, और नीचे आ गया आपके पास में cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब भाई साहब tan थीटा बाय 2 चाहिए, tan थीटा बाय 2 चाहिए, तो यार एक काम करो, पूरे को रगड़ दो, पूरे को डिवाइड मार दो cos थीटा से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2, नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस tan थीटा बाय 2। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, 10, इसको tan 45 लिखा जा सकता है, tan 45, ये भी tan 45 हो जाएगा। तो किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट इज tan π/4 माइनस थीटा।
समझ में आ गई बात। तो आपके पास में बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गणित था, सवाल तो बहुत बेसिक सा था, सिंपल सा था, पर गणित बहुत ज़्यादा था। तो आप चाहते थे इस सवाल को स्किप कर सकते। ऐसे सवाल जो आपको लग रहे हो हवा ही नहीं लग रही, गणित कैसे लेके जाए सॉल्व करें, तब या तो हिट एंड ट्राई से ऑप्शन मैच करवा के चेक कर लो, और ऑप्शन से नहीं हो रहा है आपके पास में तो आप स्किप कर सकते। नहीं तो अगर आप गणित अच्छा है तो आप इसको प्रोसीड भी कर सकते थे। ठीक है, जो 7 सवाल भी ठीक है आपके पास में। आपको क्या बोला गया, मिनिमम फोर्स, ऐसा डायग्राम है कुछ आपके पास यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक को रखा गया है और इस पे ऐसे कुछ F फोर्स लगाया जा रहा है, मास इसका 10 kg, म्यू गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। मोस्टली ऊपर रखते हैं आपके, और आपने नीचे रख रखा है ना इसको। तो मिनिमम फोर्स कितना लगाएं ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो अगर आप इसका FBD बनाएंगे 10 kg का, तो इस तरफ लग रहा है बच्चों आपके पास, दैट इज mg sin थीटा। क्लियर। और पीछे की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा है आपके पास, अगर आप बचाना चाहेंगे तो इधर जाना चाहेगा तो एक फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल के बराबर। क्लियर। अब मैंने क्या लिखा, दैट इज mg sin थीटा खींच रहा है, और ये बचाएगा कौन, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई n। अब अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, नॉर्मल इस तरफ रहेगा और एक इधर mg cos थीटा भी लग रहा है नीचे की तरफ। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू f माइनस mg cos थीटा। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, दैट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पे आ गया f माइनस mg cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू है आपके पास, सॉरी m की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 100। sin 37 कितना हो गया बच्चों आपके पास, 37 है ना एंगल आपके पास, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो sin 37 होता है 3/5 is equal to mu. What is the value of mu? 0.5, that is become 1/2। और यहाँ बन गया f minus mg again 100, और cos 37 हो गया फिर आपके पास 4/5। थोड़ा देखते हैं सॉल्व करें कुछ बन रहा है क्या। 60, दिस इज बिकम 120 प्लस ये वैल्यू बन गई 80, दिस इज f। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, 200 न्यूटन। तो वैसे आपको 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन आपके पास मैच करेगा। फिर हम चलते हैं बच्चों 8th प्रॉब्लम के अंदर। 8th प्रॉब्लम की आप बात करेंगे तो बोला गया ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ग्राउंड विद सर्टेन वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ऐसे u वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे। अब आपसे ग्राफ प्लॉट करवा रहा है पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे, जैसे ये प्रोजेक्टाइल आप किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे, मान लीजिए इस वाले इंस्टेंट पे आप चेक कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इस तरफ है आपके पास में कुछ v, और mg इस तरफ लग रहा है। तो इस इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इधर बनेगा वेलोसिटी u cos थीटा, ये तो u cos थीटा सेम रहेगा ना आपके पास, ये तो नहीं बदलेगा, और एक यहाँ पे u y रहेगा आपके पास, या फिर v y आप बोल सकते हैं। तो इस पे तो पावर कुछ देगा ही नहीं, पावर होता है आपके पास में f डॉट v। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें वेलोसिटी की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा, सिर्फ u y को पावर डिलीवर करेगा। तो आप सोच के देखिए, u y की अब हमें सिर्फ एक ही पता है कि जो पावर का फॉर्मूला आ गया दैट इज mg मल्टीप्लाई u y। ठीक, तो आपका जब तो टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाएगा आपके पास, तब तक ये पावर पॉजिटिव रहेगी, सॉरी नेगेटिव रहेगी। क्यों, तो u y ऊपर की तरफ रहेगा और mg नीचे की तरफ रहेगा। तो इनिशियली नेगेटिव आनी चाहिए, उसके बाद में क्या आनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मैं सिंपल सा सोल्व ही कर लिया, पावर को लिखा mg और u y को क्या लिखा किसी टाइम पे, इनिशियल थी आपके पास में u sin थीटा माइनस gt, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इनिशियली mg नीचे था, वेलोसिटी ऊपर था, तो एक -4 लगा दीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से आपने इक्वेशन लिखी है। अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए, तो ये कुछ कैसा बनेगा, पावर इज इक्वल टू, ये कुछ कांस्टेंट आ गया आपके पास में, माइनस नेगेटिव कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे जाएगा प्लस mt बन जाएगा। अब इसकी लाइन आप प्लॉट करेंगे तो ऐसी लाइन बन जाएगी आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। अभी हम बात करते हैं 9th प्रॉब्लम की। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, अच्छा सवाल था, ये लोगों को जल्दी से चमकता नहीं है, देखा हुआ हो तो हो जाता है, तो बहुत टाइम लगता है सोचने में इसको। ऐसे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एक आपने ब्लॉक रखा हुआ है और एक ऐसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों की दूरी इस पूरी से L है, इसकी भी यहाँ पे L है, इसकी भी L है, इसका भी मास कुछ m है, इसका भी मास कुछ m है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, जब हम इसको छोड़ेंगे तो पहले ये वाला ब्लॉक यहाँ पे आके, इसका नाम कुछ A है, इसका नाम कुछ B है, जब आप छोड़ेंगे तो पूछा गया पहले ये B दीवार पे हिट करेगा या फिर ये A पुली पे हिट करेगा, दोनों में से कौन पहले आएगा। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, इस A पे तो हमेशा इस तरफ टेंशन लग रहा है आपके पास,
ठीक है। पर ये जो बी ब्लॉक है वो पहले ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा किसी टाइम पे। तो बी ब्लॉक पे टेंशन नहीं लगा, टेंशन तो दोनों सेम सेम आएगी ना, यहाँ पे भी टी रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे भी टी होगा, पर यहाँ पे कंपोनेंट लग रहा होगा इसका, टी कोस थीटा, और इसको इस डायरेक्शन में, बी को इस डायरेक्शन में लाने के लिए टेंशन का यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो किसी टाइम पे अगर आप एक्सीलरेशन ऑफ बी देखेंगे तो वो बनेगा टी कोस थीटा मल्टीप्लाई एम, और एक्सीलरेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी बाई एम। तो आपको समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, कि भाई इस बी को इस डायरेक्शन में लेके आने के लिए टी का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, एम जिस नीचे की तरफ लग रहा है देखिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका जो बी वाले का जो कंपोनेंट होगा, एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, वो कम होगा एज कंपेयर टू ए का। तो अगर एक्सीलरेशन इसका ज्यादा होगा तो ये जल्दी आएगा, तो आप बोलेंगे सर ए जो होगा वो जल्दी हिट करेगा, बी उसके बाद में हिट करेगा। तो जो टाइम ऑफ बी आएगा हिट करने का वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू टाइम ऑफ ए। ठीक, तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, ये अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ होता तो ये लोगों को दिक्कत करता ही करता है। ठीक, तो 10th प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको थ्रेड से सस्पेंड किया गया और वर्टिकल प्लेन में वो आपके पास स्विंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम वाला केस बना दिया, और ये ऐसे वर्टिकल प्लेन है, इसके अंदर स्विंग कर रही है आपके पास इधर। तो मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे थीटा एंगल पे गई है आपके पास, यहाँ पे थीटा एंगल पे गई है। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्या बोला गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सीलरेशन है और लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो एक्सीलरेशन है वो सेम है। तो अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देख रहे हैं बच्चों तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे लग रहा है एम जी ऐसे, और ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, तो इधर कितना फोर्स आएगा, दैट इज एम जी साइन थीटा। तो अगर आप बात करेंगे ए एट एक्सट्रीम पोजीशन तो वो कितना का ये कंपोनेंट आ गया, और ये एम जी साइन थीटा है इज इक्वल टू एम में करूँगा तो जी साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए जब यही वाला पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो कितना हाइट नीचे आया, दिस इज आर माइनस आर कोस थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज एम जी आर माइनस आर कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, और यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर। तो अगर आप इस वाली पोजीशन पे एक्सीलरेशन देखें, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है वो कितना है आपके पास, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाय आर की, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर बन गया आपके पास 2g 1 माइनस कोस थीटा। अब ये वाला एक्सीलरेशन हो गया आपके पास मीन पोजीशन पे या फिर बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों बराबर कर दो। तो आप लिख दो 2g ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसकी वैल्यू की सॉरी दिस इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन दैट इज जी साइन थीटा। इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या एक्सप्रेशन किस टर्म 10 की टर्म में चाहिए ना, इसको देखते हैं थोड़ा। दिस इज बिकम 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम क्या करें, इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ठीक है, इसको साइन 2 थीटा बोल दिया, और ये है 1 माइनस कोस 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसने इसको मार दिया यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे बन गया, अच्छा एक 2 ने इस 2 को मार दिया, तो यहाँ पे अगर 2 इज इक्वल टू सॉरी tan थीटा बाय 2 बच्चों आ रहा है यहाँ पे हाफ, तो थीटा आ गया ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स हाफ, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स हाफ। तो ए ऑप्शन आपके पास सही हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं आपके पास, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बोल रहा है बच्चों, ऐसे कौन है आपके पास में ना, ऐसे कौन है, बोला गया स्मॉल साइज मास m इज अटैच्ड बाय मास्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l टू द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनलेस सॉलिड कोन एक्सिस वर्टिकल थीटा बीटा सब गिवन है। यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध के ऐसे एक बॉल को लटका दिया ऐसे। ठीक है, और ये वाली बॉल की जो लेंथ है वो कुछ l है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये रेडियस बन गई l साइन थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। अब ये बॉल ऐसे कोन में ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो आपसे पूछा कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो इस बॉल की ताकि वो कांटेक्ट लूज कर दे। तो यार आपको पता है इसका जो सूडो लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। ये सूडो फोर्स आ रहा होगा वी स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाई एम भी कर दीजिए, ये सूडो फोर्स आ रहा है, वे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा। अब इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरह ट्रीट कर लीजिए, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, दैट इज एम वी स्क्वायर एल साइन थीटा। सॉरी सेंट्रीफ्यूगल तो ऐसा रहेगा ना, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, एम वी स्क्वायर
बाय एल साइन थीटा। अच्छा ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट इधर आपके पास में एम जी कोस 90 माइनस थीटा लग रहा होगा, इससे बैलेंस आउट हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा भाई। जब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर है कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा तो थीटा है, तो आप क्या बोले एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा, और ये इसका कंपोनेंट कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज एम जी कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या बन गया बच्चों साइन थीटा बन गया। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे इसको उड़ा दिया आपने। अच्छा तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई, दैट इज जी टेन थीटा साइन थीटा और एल, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो आपके पास में वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, अंडर रूट जी एल साइन थीटा टेन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दैट इज एम बी स्क्वायर बाय आर, उसके आगे हमने वो फोर्स हमें मिल गया, तो हमने देख लिया कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जिसका कंपोनेंट एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थीटा की जो 90 माइनस थीटा था तो वो पुट कर दिया। क्लियर बच्चों, में 12th प्रॉब्लम में है, 12th नंबर में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है उसका मास m है और वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है आपके पास में। ठीक है, अब वो ए ट्रेन ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v। तो यहाँ पे इतनी दूरी में से ट्रेन मान लीजिए, इसकी जो लेंथ है वो पेरीमीटर का हाफ है ना, तो ट्रेन ऐसी इतनी बड़ी ट्रेन है, आप देख लीजिए ये इतनी बड़ी ट्रेन है आपके पास, हाफ ऑफ पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट मान लें, अगर एक ऐसे एलिमेंट पकड़ लें थीटा एंगल पे जाके डी थीटा विड्थ का, तो इतनी सी ट्रेन का पार्ट आ जाएगा उसके अंदर, तो उसकी लेंथ कितनी, दैट इज आर डी थीटा। ठीक है, तो इतनी सी पार्ट को हम सबसे पहले एलिमेंट लेके हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा अगर आप इस वाले का देखेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ऐसे, तो ये वाला एंगल बच्चों का थीटा हुआ आपके पास, तो ये वाला एंगल पे ऐसे थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ऐसा ही एक कंपोनेंट आपको इस तरफ यहाँ पे मिलेगा ऐसा, इसका जो मोमेंटम होगा वो कुछ इस तरफ होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे आपके पास में, एक इधर होगा और एक ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे मोमेंटम के, एक ये वाला बनेगा, इस तरफ कुछ डीपी आएगा मोमेंटम डीपी, वो कितना आएगा डीएम मल्टीप्लाई वी। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा हॉरिजॉन्टल में, एक बनेगा नीचे की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा आपके पास में डीपी, सेम थीटा एंगल पे इधर इस तरफ, तो उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ। तो ये वर्टिकल वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले हमें कंसीडर करने हैं। तो मैंने देखा जो डीएम मास है वो कितना है आपके पास, दैट इज लैम्डा। लैम्डा कितना हो गया, एम डिवाइड बाय पाई आर। लैम्डा होता है मास पॉइंट लेंथ, तो इस ट्रेन का जो टोटल मास है वो एम है, कितनी लेंथ में है, पाई आर में, तो ये मास पॉइंट लेंथ हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस कर दिया, दैट इज आर डी थीटा, ये इसका डीएम आ गया इस पार्ट का। तो अगर हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम पाई डी थीटा और मल्टीप्लाई वी, ये मोमेंटम हो गया, एम मोमेंटम हो गया। अब आपको देखिए आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये डीपी का कंपोनेंट है, डीपी कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप कोस थीटा देखेंगे, ये वाला कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे के अंदर, चाहे तो मैथमेटिकल करके भी देख सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर आप इंटीग्रेट करेंगे पी नेट मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो वो आएगा डीपी कोस 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज एम वी बाय पाई, एम वी बाय पाई, यहाँ बन गया साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। एंगल की लिमिट्स देखिए, सबसे पहले वाला एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा तो थीटा 0 होगा उसके लिए, और जब पूरे को आप कवर अप करेंगे तो थीटा पाई तक चला जाएगा, लिमिट जाएगी 0 से लेके पाई तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा, और इसकी जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, दिस इज बिकम 2mv बाय पाई। बात समझ में आ गया, तो ये आपके पास में नेट मोमेंटम आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 2mv बाई पाई। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। आप इसका अगर ये वाला कंपोनेंट अगर आप देखें तो नेट 0 भी आ जाएगा, अगर आप देखना चाहें ना पी डीपी साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप करके देख लीजिए 0 से लेके पाई तक, ये वाली वैल्यू करके 0 आएगी, तो वहां से भी समझ में आएगा। पर हमने पहले ही देख लिया था इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल वाला जैसे इसके सिमेट्रिक ये वाला पॉइंट है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके सिमेट्रिक इधर एक पॉइंट होगा, इसके सिमेट्रिक ये वाला पॉइंट होगा, तो कैंसिल आउट होता रहेगा आपस में। तो अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन करने वाला था, थोड़ा सा गणित था इसमें। 13th प्रॉब्लम में बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे एक वेज है आपके पास में ना,
यहाँ पे ऐसे एक वेज बना दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक m मास आ रहा है, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और इसका जो मास है वो ईटा टाइम m है, और ये वाली हाइट ऐसे h है, और ये फ्री है मूव करने के लिए, ये भी वेज भी। अब इसने क्या बोला गया, स्मॉल मास m इज पुश्ड टुवर्ड्स द वेज व्हिच इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल ऑफ मास, सब गिवन है आपको। मिनिमम u की स्पीड कितनी हो ताकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। अब देखिए जब ये टॉप मोस्ट पे पहुंचेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये वेज हो जाएगा ऐसे, ये वेज जैसे जब टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा आपके पास में, तो ये ईटा m और यहाँ पे ऐसे कुछ m, तो ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो इनिशियल था mu, फाइनल बन गया m, ब्रैकेट में 1 दोनों को जोड़, दैट इज m प्लस ईटा m मल्टीप्लाई v डैश, क्लियर। तो यहाँ पे m साफ हो गया, तो v डैश की वैल्यू आ गई u डिवाइड बाय 1 प्लस ईटा, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, दैट इज u डिवाइड बाय 1 प्लस ईटा। अब आप दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, इस वाले केस में और यहाँ पे एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ m u स्क्वायर, फाइनल अगर आप देख रहे हैं ये किसी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m 1 प्लस ईटा, इस पूरे का मास यही हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी u स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ईटा की होल स्क्वायर, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिकॉज ये h हाइट ऊपर भी चला गया, क्लियर। आप ये सॉल्व कर लीजिए, ये उड़ गया आपके पास, 1 प्लस ईटा इससे उड़ गया आपके पास, यहाँ पे बन गया u स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस ईटा, इसको इधर ले आया और वो बन गया 2gh, समझ में आ रही है बात। तो u स्क्वायर के एक्सप्रेशन में बन गया बच्चों आपके पास, ऊपर तो बन गया ईटा और यहाँ बन गया 1 प्लस ईटा इज इक्वल टू 2gh। तो बच्चों जो आपके पास में u आएगा, वेलोसिटी आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh ब्रैकेट में 1 प्लस ईटा डिवाइड बाय ईटा, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखा हुआ उसने, इस ईटा को इसमें डिवाइड करके लिखा, दैट इज 1 बाय ईटा प्लस 1, समझ में आ गई बात। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा, क्लियर। बच्चों 14 नंबर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। आपको बोला गया 2 इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग सेटिस्फाइंग हुक्स लॉ एंड आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। आपके पास में ऐसा है, 2 ब्लॉक्स बना दिया आपने mm मास के, इसका ही मास m है, इसका ही मास m है, और इसको यहाँ पे आपने स्प्रिंग से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ओमेगा का एक्सप्रेशन था अंडर रूट k बाई m, पर यहाँ पे m कौन सा यूज होता है बच्चों, रेड्यूस्ड मास यूज होता है, याद है आपको ये, जिसका रेड्यूस्ड मास कितना आएगा आपके पास, दैट इज m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो कितना बन गया बच्चों, ये m/2 बन गया। इसको यहाँ पे यूज कर दीजिए, दैट इज 2k बाई m, ये इसका ओमेगा आ गया। फिर उसने बोला एक ब्लॉक को रोक दिया गया, अब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, सिर्फ अभी दूसरा ब्लॉक को ऑसिलेट करेगा, वे दीवार बन गया, ऐसे मान लीजिए दीवार बन गया। अब इसका ओमेगा सीधा आ जाएगा रूट k बाई m। तो ये आपके पास में क्या है, इनिशियल वाले का को इसने कुछ नाम दिया है, इसको ओमेगा और इसको कुछ ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, k बाई m, और यहाँ पे अगर आप ओमेगा स्क्वायर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2k बाई m। तो k बाई m किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे रेड्यूस मास का यूज होता है तो आप कर पाएंगे। ये भी आप खुद से आपको समझ में आना चाहिए रेड्यूस मास क्यों लेते हैं, इसका बेसिक डेरिवेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये नोट्स में बताया जाता है, इस वजह से हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं 15 नंबर में। उसने बोला गया एन इंपल्सिव फोर्स F एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखिए ऐसा हुआ आपके पास में कि यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर था, ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों क्या शेप है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। h हाइट के ऊपर आपने एक ऐसे इंपल्स दिया, ऐसे F फोर्स का इंपल्स दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बोला बराबर आ रही है। तो थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, F इंपल्सिव फोर्स लगा तो मान लेते हैं इसकी वजह लीनियर इंपल्स है, जो लीनियर इंपल्स है आपके पास में उसको कुछ F dt बोल देते हैं, ऐसा ही होता है ना, इसको बोल दिया F dt, ये हो गया लीनियर इंपल्स। अब देखिए लीनियर इंपल्स अगर F dt है तो F dt क्या करेंगे, लीनियर इंपल्स होता है m VCM के बराबर। सिमिलरली अगर आप इससे एंगुलर इंपल्स निकालेंगे तो कितना आएगा, F
डी टी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हमें बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वो कितनी आएगी आपके पास, दैट इज हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो यार अब इसको कैसे करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एफ डी टी को कुछ पी बोल देते हैं ना, इसको कुछ पी नाम दे देते हैं। एफ डी टी का नाम पी हो गया ना आपके पास। तो ये तो आपके पास में बन गया वी सी एम बन गया पी बाई एम, तो हाफ एम पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की बात क्या करेंगे आप, दिस इज बिकम पी एच 5/2 और यहाँ पे ओमेगा बन गया बच्चों एम आर स्क्वायर। देखिए इसको नाम पी दिया तो 5ph/2 एम आर स्क्वायर ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को लिखूँ तो बच्चों क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज बिकम 25 p स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 m स्क्वायर r की पावर 4। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ये m स्क्वायर से ये वाला m स्क्वायर उड़ गया, इस m से ये वाला m कट गया, ये हाफ से ये कट गया, p स्क्वायर से ये एक्सप्रेशन कट गया, r स्क्वायर से यहाँ पे r स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बन गया 2/5, ठीक है, दिस इज बिकम 2/5 और यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे बन गया 4r स्क्वायर। एक h आ गया आपके पास। h स्क्वायर है ना यहाँ पे h स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा और देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो h स्क्वायर आ गया आपके पास में 2/5r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई √2/5। तो आसान था सवाल, पर आपको पता होना चाहिए भी जब इम्पल्स एक्ट होता है उससे लीनियर इम्पल्स कैसे निकालते हैं, एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ट्रांसलेशनल का, रोटेशन का, बेसिक चीजें अगर आप रोटेशन में क्लियर होगी तो सवाल मोस्टली आप कर पाएंगे। मुझे 16 प्रॉब्लम है, ये अच्छा सवाल है रोटेशन का, पर आपको कंसेप्ट समझ जाएगा तो आसान रहेगा सवाल आपको। सवाल में क्या बोला गया, ऐसे करके एक आपके पास में कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास, ये उसका सेंटर है और ये वाली हाइट ऐसे कुछ r/2। अब क्या हो रहा है, इस पे ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है F। तो बोला गया F की मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि जस्ट कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, जस्ट कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। अब सोचेगा जी यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज कर जाए तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ लग रहा होगा, तो हम क्या करते हैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इसका नाम क्या है आपके पास P, तो हम लिखे टाउ अबाउट पॉइंट P, टाउ अबाउट P। तो अगर जस्ट उठेगा तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इधर एक mg लग रहा होगा, इसका टॉर्क कितना आएगा आपके पास, हम टाउ अबाउट P निकाल रहे हैं ना अभी। तब इस P पॉइंट के बाद टॉर्क देखते हैं। सबसे पहले इसका mg का देखते हैं, दैट इज mg मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कुछ x मान लीजिए इज इक्वल टू f, और ये डिस्टेंस तो क्लियर है आपको, ये टोटल ग्राउंड से थी 2r, तो यहाँ से ये हो गया r/2, तो ये हो गया 3r/2। अब बच्चों x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस r है आपके पास, ये r/2 है, तो ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ये x कितना हो गया आपके पास, √r² माइनस r²/4। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई, दिस इज 3r²/4 का रूट। समझ में आ गया। तो क्या बन गया, mg √3/2r इज इक्वल टू f r/2, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, f की वैल्यू आ गई mg/√3, मतलब इतना फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज mg/√3। तो अगर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। तो समझ में आ गया अगर आपको कि भी जस्ट कॉन्टैक्ट लूज करवाना है तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क और mg का टॉर्क आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 आपके पास में एसएचएम का सवाल है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऐसे एक रोड है, ऐसे कुछ a horizontal road of mass m length l is pivoted smoothly at one end, the road at other end supported by a spring constant, ठीक है। तो आपसे पूछा कि इसको जैसे ही आप स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल ऐसे डिस्प्लेस कर दीजिए ऐसे।
तो ये वाली लेंथ L है, ये एंगल कुछ थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी L थीटा, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं बिकॉज बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। वैसे तो आर्क की लेंथ होगी L थीटा, पर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जो इसमें स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे ना, स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा होगा कितना हो जाएगा K L थीटा, ठीक। तो अब टॉर्क कितना आ गया आपके पास, टॉर्क आ गया K L थीटा, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास में अप्रोक्सीमेट L ही बचेगी मल्टीप्लाई L, ये आएगा टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इस रोड का इस पॉइंट के अबाउट आएगा ml²/3 मल्टीप्लाई अल्फा, L स्क्वायर यहाँ पे उड़ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू आएगी 3k/m थीटा, तो हम इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा आ गया बच्चों √3k/m, ओमेगा आ गया √3k/m, तो बात बन गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्लियर। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पे। प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑन x एक्सिस विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। तो रेस्ट से a/5 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो यार ये तो आपके पास फेजर से होगा ना, फेजर बना लेते हैं। फेजर में बच्चों मैं इस एक्सिस की तरफ यहाँ पे SHM मान रहा हूँ, मोस्टली लोग वर्टिकल मानते हैं, मुझे पता नहीं सर ने आपको कैसे सिखाया, मैं यहाँ पे SHM मान रहा हूँ ना, और यहाँ पे ऐसे पार्टिकल है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऐसे SHM कर रहा है। आपको बोला गया द पार्टिकल परफॉर्म SHM ऑन x एक्सिस विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू अ डिस्टेंस a/5 फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट पे तो पार्टिकल यहाँ होता है, तो यहाँ से ये जो ऑसिलेट करने वाला पार्टिकल भी यहाँ होगा और घूमने वाला पार्टिकल कुछ यहाँ पे है, तो जब ये वाला पार्टिकल तो कुछ ये डिस्टेंस हो जाएगी a/5, तो रोटेट करने वाला पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल से कुछ थीटा हो जाएगा आपके पास, समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू मतलब पहले ये रोटेट करने वाला पार्टिकल है आपके पास, और ये SHM करने वाला पार्टिकल है, तो SHM वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो रोटेट करने वाला पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया। अब ये थीटा निकालें तो बात बन जाएगी, तो ये वाला ये टोटल था a, तो ये डिस्टेंस कितनी बन गई 4a/5, और ये वाला क्या बन गया a बन गया आपके पास, समझ में आ गई। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 4a/5 है, ये वाला a है आपके पास में, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास, दिस इज बिकम 37 डिग्री, इस ट्रायंगल में ही आएगी। आपको दिक्कत है cos थीटा की वैल्यू लिख ली थी, दैट इज 4a/5 बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5 आ गया, 4/5 37 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम देखिए ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा आ जाएगा 2π डिवाइड बाई टी, आपने जो एंगल ट्रेवल करना है वो कितना 37 डिग्री, दिस इज 37 डिग्री, तो इसको आप लिख दीजिए cos इनवर्स 4/5, बिकॉज ऑप्शंस में इसी तरीके से लिखा होगा cos इनवर्स 4/5 डिवाइड बाय ओमेगा हो जाएगा 2π/t, तो ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास है t/2π cos इनवर्स 4/5, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा, क्लियर। तो फेजर आपको अगर क्लियर है तो SHM के ये सब सवाल है यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बच्चों हम 19 नंबर प्रॉब्लम पे हैं, इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया ना आपने थीटा एंगल पे। अब बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू कितना है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू μ0x, और ये कुछ एक्स डिस्टेंस फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है वो वेरी कर रहा है, और यहाँ से ऐसे कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे आपके पास में आ रहा है, क्लियर। तो स्पीड मैक्सिमम कब होगी ये उसने पूछा है। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना रहेगा आपके पास, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के दैट इज माइनस म्यू, फ्रिक्शन हो गया माइनस म्यू mg कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं फ्रिक्शन, मल्टीप्लाई को डिस्प्लेसमेंट dx लिख दीजिए, विद नॉर्मल फोर्स दैट इज mg कोस थीटा, म्यू कोफिशिएंट हो गया, तो वैल्यू देखते हैं पुट करके, तो यहाँ पे बन जाएगा μ0 mg कोस थीटा, और यहाँ पे बन गया x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वर्क डन बन जाएगा, जीरो से कुछ x डिस्टेंस, इसको मान लिया कुछ x डिस्टेंस मूव किया, तो ये बन गया μ0 mg cos थीटा, और यहाँ पे बन गया x²/2, ये नेगेटिव वर्क डन आया आपके पास फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है। ये वाली टर्म नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये डिस्टेंस मूव कर रहा है, फिर इंटीग्रेट मार दिया बिकॉज म्यू वेरी कर रहा है। फिर आपसे क्या बोला गया, द स्पीड इज मैक्सिमम, और अगर आप बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी तो वो कितना आएगा, दैट इज mg sin थीटा मल्टीप्लाई x, समझ में आ गया। अब अगर आप वर्क एंड टर्म लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपके पास, दैट इज μ0 mg x²/2 cos थीटा,
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड मैक्सिमाइज करना है बच्चों, स्पीड को मैक्सिमाइज करना है। तो यार स्पीड को मैक्सिमाइज करना है तो इसका एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, एक ही बात है। तो अगर आप देखेंगे इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी के बोल दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तभी स्पीड मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं बोलूँ डी के बाई डी एक्स जब जीरो होगा आपके पास में, उस वाले गिवन एक्स के ऊपर मैक्सिमम होगा आपके पास में स्पीड। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो बच जाएगा जी साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज म्यू नॉट जी एक्स कोस थीटा। वेरिएबल सिर्फ एक्स ही है, समझ में आ गया, इज इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास। इस जी ने इस जी को मार दिया, तो x की वैल्यू अगर आप चेक कर रहे हैं दैट इज टेन थीटा डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं, काइनेटिक एनर्जी की टर्म लिखी हो सेव कर दो, बिकॉज नहीं तो फिर अंडर रूट आएगा, फिर लंबा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहीं से आपकी बात बन जाएगी। फिर अगर आप 20th प्रॉब्लम में जा रहे हैं तो वो सिंपल है, थोड़ा सा ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसमें ऐसा बोला गया आपको कि ऐसे करके कुछ ग्राफ दिखाया हुआ है आपको वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का। किसी गिवन पोजीशन पे स्लोप निकालना है आपको, मतलब आपको एक्सेलेरेशन बताना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे स्लोप पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये ऐसे कुछ पता है। तो इसे कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,0, इसे कोऑर्डिनेट है 1,0, और ये वेलोसिटी आ गया आपके पास यहाँ पे कुछ 0 और 4 ऐसा कभी कुछ बना हुआ है। तो अगर यार हम इसको देखें तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन होता है v dv by ds, v dv by ds। तो v तो पता है 4 आ गया आपके पास में। अब dv by ds अगर हम निकालें तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसका tan थीटा हमें निकालना है। अब इसका tan थीटा कैसे निकालें, देखिए ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट है, ये इसके नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल थीटा अगर हुआ, ये 90 हुआ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्योंकि यही तो tan थीटा निकालना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आ गया 1 और बेस आ गया 4। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू v dv बाय ds हो गया 1/4। तो v की वैल्यू सवाल में 4 है, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें बस ये कंसेप्ट अगर आपको पता है कि एक्सेलेरेशन v dv बाय ds होता है, तो इजीली आप इस प्रॉब्लम में इसको इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले सवालों पे आ गए हैं। आपको बोला गया कि ये एक लिफ्ट के अंदर पुली है और 2 ब्लॉक्स हैं, ये लिफ्ट ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको बोला गया कि इस वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना हुआ, इसका नाम ए है और बी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम के अंदर इसको सोल्व कर लिया, लिफ्ट वाले फ्रेम के अंदर इसका एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, लिफ्ट फ्रेम। तो अगर बात करूँ एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स इन लिफ्ट फ्रेम, तो लिफ्ट फ्रेम इसका एक्सेलेरेशन निकालता आप क्या बोलेंगे, इस 2 kg के FBD पे क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ एक mg लग रहा है, प्लस एक सूडो भी आ गया आपके पास में, सूडो भी आपके पास में यही हो जाएगा, दैट इज ma। क्लियर। तो 2 kg का हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप 1 kg के ब्लॉक पे देखेंगे तो ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे तरफ mg लग रहा है और सूडो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस इज टोटल 10 न्यूटन आपके पास मिल गया। अब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, सॉरी ये नीचे की भारी है तो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। आप सोल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो आएगी वो सीधा मैं कर रहा हूँ जी इफेक्टिव के हिसाब से, तो वो बन जाएगा आपके पास दैट इज 20 डिवाइड बाय 3, ये एक्सेलेरेशन आ गया। तो ये बच्चों आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वैल्यू कितनी है दोनों का, एक का इस तरफ एक का इस तरफ, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, इसका डबल हो जाएगा ना, जस्ट 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास है 13.3। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, ये पता है ना आपको रिलेटिव एक्सेलेरेशन ये सब कैसे निकालते हैं, आइडिया है आपको। 22 सेकंड प्रॉब्लम में, 22nd प्रॉब्लम में उसमें बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इधर ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी है आपके पास t²/2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसके साथ में ऐसे ब्लॉक लगा हुआ है। अब पूछ रहा है किस टाइम के ऊपर ये ब्लॉक इससे कांटेक्ट लूज कर देगा। तो मैंने पहले एक्सेलेरेशन निकाला, एक्सेलेरेशन क्या होता है dv/dt, एक्सेलेरेशन dv/dt होता है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, t बन जाएगा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन t बन जाएगा। तो अगर आप इस पे बैठ के देखेंगे तो सूडो लग जाएगा इस पे, दैट इज m और a कितना है t।
अब इसके रिस्पेक्ट में कॉन्टेक्ट लूज होना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा एम टी साइन थीटा, सही, ये वाला कंपोनेंट। तो एम टी साइन थीटा बच्चों अगर आपके पास में एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाता है, आप इस वाले फ्रेम में एफ बी डी बना रहे हैं, तो एक तो सूडो फोर्स लगा दिया, बाकी सब सेम के सेम है, तो कॉन्टेक्ट लूज करवाने के लिए इधर एम जी कोस थीटा आ रहा था, तो एम जी कोस थीटा एम टी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, यहाँ से साफ हो गया, टी की वैल्यू आपके पास बन गई दैट इज जी, और ये बन गया कोट थीटा, कुछ वैल्यू गिवन, थीटा 45 डिग्री है, तो टी की वैल्यू आपके पास में जी के बराबर है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों हम 23rd प्रॉब्लम पे हैं, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल है। आपको बोला गया ये वेज इस तरफ मूव कर 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्फीयर ऊपर कैसे जा रहा है वो हम बताना है। तो हमें पता है कि इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपके पास में, इधर लग रहा है और नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपको क्या क्या डाटा गिवन है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्फीयर पे देख रहे हैं, ऐसे स्फीयर पे, तो ये स्फीयर का ऐसे स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, और स्फीयर पे भी नॉर्मल कुछ ऐसा लग रहा है आपके पास, ठीक है। ये वाला एंगल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी कितना हो गया आपके पास, थीटा हो गया। तो बच्चों इस एंगल का नाम अगर मैं फाई बोल दूं, इस एंगल का नाम फाई बोलते हैं, क्योंकि थीटा तो यहाँ पे है जिसको फाई बोलते हैं, तो ये हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। और अगर आप थीटा देख रहे हैं थीटा, तो थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। कैसे हो जाएगा 53 डिग्री, देखिए ये वाला है थीटा आपके पास में, तो आपको पता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 - 5, ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। अब आप पावर का नेट वर्क डन हम 0 लिखना चाहते हैं ना, हम पावर नेट वर्क डन 0, तो यहाँ पे बन जाएगा जैसे n cos थीटा ना, दिस इज बिकम n cos थीटा, और इसकी वजह से इस तरफ 20 है दैट इज -20, मैं पावर डिलीवर्ड की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे दैट इज प्लस n sin थीटा, और वेलोसिटी आपके पास में ऊपर की तरफ आ रही है कुछ v इज इक्वल टू 0। डन। अब कुछ बचा नहीं सवाल के अंदर, आप यहाँ से नॉर्मल उड़ा दीजिए और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस साफ हो जाएगा, तो ये बन गया 20 cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। यहाँ पे आपका जो v बनेगा 20 डिवाइड बाय 10 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 53 डिग्री, तो 53 डिग्री कितना होता है 1053 डिग्री, 1053 ना, तो 1053 हो गया आपके पास में 4/3 ना, दिस इज बिकम 4/3, तो आंसर कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास में ए ऑप्शन जो सॉरी 15 इसका आंसर हो जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल वाला है ना, तो 15 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों 24th प्रॉब्लम कर रहे हैं। 24th प्रॉब्लम बोला कि यहाँ पे ऐसे एक पुली है और यहाँ पे ऐसे एक एम मास को हैंग किया गया है ना, और यहाँ पे ऐसे एक और मास है और इसको ऐसे स्प्रिंग से अटैच किया गया। इनिशियली जब इसको रिलीज किया गया तब ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन में था, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसकी जो मीन पोजीशन होगी आपके पास में वो यहाँ से इसका मास कुछ कैपिटल है आपके पास, दिस इज mg/k होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे एफ नेट 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे जब एफ नेट 0 होगा तो ऊपर kx लग रहा होगा, kx mg के बराबर, ठीक है। तो मीन पोजीशंस के ऊपर इतने छोड़ा, नीचे भी इतना ही जाएगा आपके पास mg/k। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इस वाली पोजीशन से स्प्रिंग ये जो कैपिटल है मास है वो 2 mg/k नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन बनेगा कितना बनेगा k 2 कैपिटल mg डिवाइड बाई k, तो स्प्रिंग कितना फोर्स आएगा 2 mg फोर्स आएगा। अब अगर आप इस वाले ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे तो इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स आएगा 2 कैपिटल mg, सही। अच्छा अब यहाँ पे इसका जो मास है वो सवाल में गिवन है 100 kg गिवन है इसका, तो एक तो इधर लग रहा होगा इसका दैट इज 100 g साइन थीटा, ये थीटा 37 डिग्री है, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास दैट इज म्यू mg कोस थीटा। तो आप करेंगे 2 कैपिटल mg इज इक्वल टू 100g बाहर आ गया आपके पास, 100g बाहर आ गया, साइन थीटा साइन 37 हो गया आपके पास 3/5 प्लस, और यहाँ पे बन गया म्यू की वैल्यू कितनी है सवाल में गिवन है आपको दैट इज 3/4, और cos 37 की वैल्यू बच्चों आपके पास बन गई cos 37 इज 4/5, ठीक है। इसने इसको काट दिया, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये बन गया 100g और यहाँ पे बन गया 6/5। g की वैल्यू सवाल में कुछ बोला है, g तो कट जाएगा ना, बस दिक्कत नहीं, 2 कैपिटल g, इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया,
और यहाँ पे कितना आ गया, कैपिटल एम की वैल्यू बन गई 60 के जी, तो 60 के जी होना चाहिए। ये सवाल बढ़िया है, मतलब ये फंस जाता है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी, तो मीन पोजीशन कितना नीचे आएगा, कैपिटल एम जी बाई के, तो मीन पोजीशन के जितना ऊपर छोड़ेंगे उतना ही नीचे जाएगा। तो टोटल जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा वो होगा 2 mg बाई के। तो आपने लिखा 2 mg बाई के मल्टीप्लाई स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो 2 mg फोर्स ऊपर की तरफ है, नीचे तरफ mg साइन थीटा, म्यू mg कोस थीटा, दोनों को बैलेंस कर दिया। अभी लास्ट सवाल इस वाले पेपर का 25th प्रॉब्लम। ऐसा करके कुछ बनाया है आपके पास में, और यहाँ पे इसके बीच में ऐसे कोई रोड है आपके पास में, ये 2 दीवारें हैं और दीवारों के बीच में ऐसे कोई रोड लगा दी। इस दीवार का नाम है ए और इस दीवार का नाम है आपके पास बी, और इसके बीच जो डिस्टेंस है आपके पास वो 20 मीटर है। आपको बोला गया कि ये वाली जो दीवार है वो तो स्मूथ है और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन ऐसे कुछ ऊपर की तरफ लगा दो आप, दिस इज फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसका एफपीडी बनाते हैं। नीचे तरफ एम जी लग रहा है, इधर कुछ एन ए मान लीजिए, इधर कुछ एन बी मान लीजिए। अब आप इसका इक्विलिब्रियम देखने की कोशिश कीजिए। आपको बोला गया इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब कितने थीटा बीटा पे रखा जा सकता है इस रोड को। तो पहली बात तो एन ए इज इक्वल टू एन बी होना चाहिए, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, समझ में आ गई बात। वर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर होना चाहिए। क्लियर, ठीक है जी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू मल्टीप्लाई एन, तो इसको दोनों को एन एन बोल दिया आपने। अब एक और इक्विलिब्रियम चाहिए, वो है हमारे पास, और अभी इससे बात बन जाएगी, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और देख लेते हैं, हमें रोटेट भी नहीं कर देना ना। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास में ये डिस्टेंस है mg, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम दैट इज mg, और ये इसका मिड पे लग रहा होगा ना, तो मिड पे लग रहा होगा तो वो सेंटर में मिलेगा आपको, तो ये आ गया 10 मीटर इज इक्वल टू ये जो नॉर्मल फोर्स है आपके पास, इसकी हाइट यहाँ से कुछ h मान लीजिए आप, तो कितना है, दैट इज n मल्टीप्लाई h। इस वाले पॉइंट क्या वो टॉर्क बैलेंस करता है, सही। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी n की टर्म में, दिस इज h इज इक्वल टू, मीटर हटा देते हैं, जैसे 100 m आ गया आपके पास, 100 m डिवाइड बाय n, ये आ गया आपके पास h। अब यहाँ थोड़ा सोल्व करके देखते हैं आप। इसको आपने लिखा म्यू मल्टीप्लाई n, म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है, दैट इज 0.5, दैट इज 1/2n, तो n की वैल्यू आपके पास में आ गई 2 mg, n की वैल्यू कितनी है 2 mg, तो n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, दैट इज h इज इक्वल टू 100 m डिवाइड बाई 2 mg, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, h की वैल्यू होगी 5 मीटर। अब बच्चों ये डिस्टेंस तो है ऐसे, दिस इज 20 और ये है 5, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, √400 प्लस 25, तो कितना आ गया, √425, और 425 को आप सोल्व करेंगे तो ये 20.6 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ में ये पेपर खत्म होता है। पेपर वाज लेंथी ना, काफ़ी टाइम लग गया, बस सवाल सारे ही अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हलवे सवाल, हलवा सवाल कुछ भी नहीं था, पर सवाल अगर आपने नोट्स, अच्छे लेवल के नोट्स अगर आपको पढ़ाया गया, अच्छे लेवल से चैप्टर पढ़ाया गया, तो नोट्स में सब सवाल इस तरीके दिख जाते हैं आपके पास, पर जो नोट्स में अच्छे सवाल होते हैं वो सबके सब हैं आपके पास। तो लेवल पेपर का अच्छा था, लेंथी भी था, लेट्स सी कैसा स्कोर किया आपने। सवाल अच्छे हैं ना बच्चों, इससे कुछ बढ़िया सवाल आपको लगे तो आप नोट्स में भी छाप लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।